Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी बुक नॉमिनेट और अवार्ड विनिंग के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, आपको ऐसा कब लगा कि भाई ये जो आपने स्टोरी लिखी इसको एक बुक का रूप दे। ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम तो नहीं था जो मुझे लगा कि स्टोरी बुक का फॉर्म हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैं न्यू न्यू स्टोरी सुनते जा रहा था अश्वत्थामा के बारे में और बाकी और चिरंजीवी इमोर्टल्स के बारे में, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये एक स्टोरी डीपली बन सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है एज अ विलन, तो ऐसा है नहीं, किसी को नेक्स्ट ज्यादा पता नहीं है। तो वो एक पॉइंट था जहाँ मुझे लगा कि इसको एक नए फॉर्म में ला सकते हैं, स्टोरी ने एक शायद एक बुक के फॉर्म में या फिर एक लॉन्ग आर्टिकल के फॉर्म में इसे ला सकते हैं। तो ऐसा जब बीच में जब मैं काफी रिसर्च करने लगा था कि क्या चीज हुई थी, क्या कैसे अश्वत्थामा के साथ हुआ था, तो उस टाइम पे लगा था कि शायद ये चीज बुक का फॉर्म ले सकती है। बट इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं था कि जब मैं सोच के बैठा था कि मैं बुक ही लिखूंगा। तो ये जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई? ये अश्वत्थामा के ऊपर रिसर्च करना, उनकी बैक स्टोरी जानना। हम ऐसे देखा है तो मैं ऐसे सोच के तो नहीं बैठा था कि मैं स्टोरी लिख दूंगा, लेकिन जब छोटे से ही दादी मम्मी से कहानियां सुनते बड़े हुए, तो कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड भी चलता था कि अपने स्क्रिप्चर्स में इतनी स्टोरीज हैं और काफी सारे ऐसे अननोन हीरोज है जिनके बारे में आज कोई बात नहीं करता है। तो एक टाइम पे मतलब दादी ने कहानी सुनाई थी सेवन इमोर्टल्स की, तो फिर उनके बारे में मैंने थोड़ा सा सुना कि भाई इमोर्टल्स आज भी धरती पे जीवित है। तो मैं साथ छह को तो मैं थोड़ा बहुत जानता था कि मतलब इनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज था, लेकिन एक अश्वत्थामा था जो मुझे पर्सनली फैसिनेटिंग है, क्योंकि उसकी जो स्टोरी थी वो मतलब बाकियों से अलग थी। मुझे एज अ कर्स मिला था इमोर्टेलिटी, जो कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था, जो मैंने उस पर डीप डाइव किया और उसके बारे में सुना पढ़ा रिसर्च किया, तब जाके पता चला कि ये कुछ स्टोरी और ही है, आज कुछ स्टोरी और ही चल रही है। हाँ, ओके सर। तो मेरा अगला सवाल ये था कि जो रीडर्स आपका आपका आपकी जो बुक रीडर्स पढ़ेंगे, तो ये बुक में ऐसी एक कौन सी चीज है जो वो एज अ टेक अवे ले सकते हैं? एज अ टेक अवे तो एक चीज है जो मुझे लगी कि गुस्से में आके कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए जो आपको बाद में रिग्रेट करे, क्योंकि पूरी अश्वत्थामा की स्टोरी एक इसी सेंटेंस पे बेस्ड है कि उसने गुस्से में आके रिवेंज के लिए अपना मतलब कॉन्शियसनेस खो के उसने जो चीज की, तो जिसकी वजह से उसे आज ये इमोर्टेलिटी का कर्ज भुगतना पड़ रहा है। तो एक ये है कि आपको अपने एंगर के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, अपने गुस्से को आप जितना चैनलाइज कर पाओ उतना करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको गलत तरीके से यूज करोगे तो आप जैसे अश्वत्थामा के लिए वो कर्ज टर्न आउट, तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं बेनिफिट तो नहीं होगा वो। आप भी कुछ चीज रिग्रेट करोगे बाद में कि अगर अगर यार ये चीज नहीं करता चलता। ये चीज आपने कई बार देखा होगा, आदमी गुस्से में बहुत कुछ बोल जाता है, बाद में रिग्रेट होता है अगर यार ये चीज नहीं बोलता तो चलता। सही है। तो एक वो चीज है, अगर पर जो एक चीज मैं चाहूंगा वो बुक से लेना चाहे कि अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए और पूरी तरीके से अपने थॉट्स को यूज करना चाहिए कि आप क्या बोलने वाले हो, क्या होने वाला है। बहुत सही, बहुत सही। ये बहुत एक अच्छी चीज आपने कही, सर। आशा करते हैं कि जो भी रीडर्स ये बुक पढ़ते हैं उनको ये एक चीज अच्छे से समझ आ जाए। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ। जैसे कि आपने ये बुक एक ऐसे क्वेश्चन के साथ शुरू की जहां पे बच्चे ये पूछते हैं कि भाई हु इज द मोस्ट हीरोइक इन महाभारत। हम्म। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप
के ये क्वेश्चंस के ऊपर आपके क्या विचार है? अब मेरे लिए तो मोस्टली कोई वासुदेव कृष्ण अगर ऐसे देखने जाए तो, बट वो तो चलो मान लो भगवान है, अपार्ट फ्रॉम देम अगर मुझे हीरोइक मानना हो तो मैं ना ही कौरवों को मानूंगा ना ही पांडवों को मानूंगा। मुझे कर्ण सबसे मोस्ट हीरोइक लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अधर्म उनके साथ हुआ लेकिन उन्होंने धर्म का साथ दिया। आपने देखा होगा बचपन से बायरनेस के साथ वो पले बड़े, बट फिर भी उन्होंने फ्रेंडशिप के लिए अपनी जान दे दी। और उन्हें पता था कि मैं भी पांडवों का ज्येष्ठ भाई हूँ, अगर मैं बोल दूंगा तो ये लड़ाई छोड़ देंगे। तो तुम्हें सही। लगा अगर मैं ये बता दूंगा तो कहीं ना कहीं धर्म हार जाएगा, तो धर्म सही। ना हारे उसके लिए अधर्म का साथ देके खुद सेक्रीफाइस करना वो एक बहुत बड़ी चीज है। जो मुझे लगता है कि अगर मोस्ट हीरोइक माना गया तो ना ही वो भीम है हाथियों की ताकत से, ना ही वो अर्जुन है, ना ही युधिष्ठिर है। मेरे सही। लिए तो मोस्ट हीरोइक है कर्ण, जो मुझे लगता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन ये है कि जाहिर सी बात है, इतना इतना अच्छा स्टोरी, फुल ऑफ क्यूरोसिटी जो ये बुक में है, तो श्योरली इसका अगला पार्ट जरूर ही रहेगा जो आप लिख रहे होंगे। तो कोई ऐसा आइडिया है जो हाँ हाँ। नेक्स्ट पार्ट में यस। ऐसे चल रहा हो? देखो, फर्स्ट पार्ट के तो जैसे एंडिंग में अश्वत्थामा पार्ट को छोड़ जाता है, जैसे सेकंड पार्ट में तो मैं उसी नोट से शुरू नहीं करूंगा। सेकंड नोट में ऑब्वियसली कुछ चीजें ऐसी रहेंगी कि जो उस डिस्टेंस को जो अश्वत्थामा पार्ट के बीच में उसको फिलअप कर दे। इसके ओके। लिए स्पॉइलर नहीं करता हूँ, एक पार्थ का लड़का होगा, ओके। पार्थ का लड़का होगा जो उस ब्रिज को कनेक्ट करेगा उन दो, और पूरी स्टोरी वहीं से शुरू होगी। और पूरा मतलब ड्रामेटिक सीन होगा जहाँ पे एक इविल फोर्स को, आप इविल फोर्स के लो, डार्क फोर्स के लो, उसका सामना तीनों मिलके करने वाले, पार्थ, पार्थ का लड़का और अश्वत्थामा खुद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ऑलरेडी ये क्यूरियोसिटी बढ़ा रही है कि भाई फर्स्ट बुक ही ऐसी थी, तो अभी नेक्स्ट बुक और क्या क्या होगा। ये बहुत अच्छा लगा सर सुन के। तो हाँ, आपकी इस राइटिंग जर्नी में स्टार्टिंग से एंड तक, ये राइटिंग जर्नी के बारे में आप कुछ बताइए, कैसी रही, क्या क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस राइटिंग तो मैंने स्क्रैच से शुरू किया था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि राइटिंग कैसे होती है, बुक्स कैसे बनती है, कैसे लिखी जाती है। लेकिन एक कहीं ना कहीं वो दिल में था कि अगर कुछ स्टार्ट कर देंगे तो कुछ ना कुछ इवेंचुअली बन ही जाएगा। और मेरे ऑब्वियसली। लिए एक काफी लर्निंग थी, क्योंकि मैंने एक बहुत सारी चीज सीखी, काफी गलतियां की, काफी गलतियां की, काफी गलतियों पे सीखा मैंने। फिर उन्हीं गलतियों को कैसे चैनलाइज किया कि आगे मुझसे गलती ना हो, ये भी चीज मैंने सीखी। और इस तरीके से आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव से देख के अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है, ये एक मेन चीज मैंने सीखा है। क्योंकि अगर जो मैं चाहता हूँ वही मैं लिख दूंगा तो बाकियों के लिए तो वेस्ट है, कि भाई अगर मेरी कहानी मैंने बता दी, बट ऐसी कहानी जो आपको भी क्यूरियस कर दे, मुझे खुद क्यूरियस कर दे पढ़ने के बाद, आपको पता नहीं होगा मैंने अपनी बुक खुद 4 बार पढ़ चुका हूँ मैं, पब्लिश होने के बहुत। बाद। तो एक चीज मैंने सीखी कि मतलब आपको जो अच्छा लग, आपको जो पसंद है वो मत लिखो, जो लोगों को क्यूरियस कर दे और आपको खुद क्यूरियस करे, वो चीज है जो एग्जैक्टली, आपको एग्जैक्टली। लंबे टाइम के लिए काम देगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये बहुत एक अच्छी चीज थी कि भाई अपने ही स्टोरी को खुद एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से पढ़ो, और उसमें से इम्प्रोवाइज कहाँ पे कर सकते हैं वो आप नोटिस करना, वो एक बहुत अपने अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो जब आप आपकी बात से, अगर ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो आप अपकमिंग ऑथर्स के लिए, आप आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे?
कि मैं इतना तो मतलब प्रोफेशनल तो नहीं होगा कि मैं बाकियों को एडवाइस दे सकूँ, लेकिन एक तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब आप ये नॉवेल लिख रहे थे, तो क्या आपको कोई ऐसा ऑथर आपको इन्फ्लुएंस एज़ अ इन्फ्लुएंस था? इन्फ्लुएंस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक अक्षय गुप्ता सर हैं, उनकी मैंने ट्रायोलॉजी बुक पढ़ी थी, द हिडन हिंदू। यस। तो वो बुक मतलब उसके पहले भी बुक स्टोरीज तो लिख ही रहा था अश्वत्थामा के ऊपर, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनल मोटिव नहीं था कि भाई मैं इस चीज को बुक के फॉर्म में लेके आऊंगा। लेकिन आफ्टर रीडिंग दिस बुक मैंने सोचा कि इस चीज को एक सीरियस नोट पे लिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी बुक में अश्वत्थामा को एक कैरेक्टर प्ले किया है, रोल दिया इस कैरेक्टर को, मैंने भी सोचा कि उनकी स्टोरीज के बाद जो मैं अपने तरीके से बुक में पिच कर सकता हूँ, अपने तरीके से ला सकता हूँ कैरेक्टर को, वो काफी डिफरेंट हो सकता है। और उसके बाद मुझे लगा कि इसे सीरियसली किया जा सकता है बुक को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो अब आप जब ऑथर बन गए हो, एक वेल पब्लिश्ड ऑथर, तो जब आप ये स्टोरी लिख रहे थे, तो आपको क्या-क्या चैलेंजेस से गुज़रना पड़ा? सर, मेनली चैलेंज तो मेरे लिए यही था कि मतलब मुझे ये चीज कॉलेज वर्क के साथ मैनेज करनी थी, कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कॉलेज वर्क भी रहता है मेरा, और साथ में स्टोरी को लेके चलना। और ऐसा बहुत रिस्की हो गया था कि एक टाइम पे मुझे टाइम डिवाइड करना मुश्किल पड़ रहा था। तो मैं क्या करता था कि डे टाइम में जो कॉलेज वर्क होता है वो खत्म कर देता था, और नाइट टाइम में लेट नाइट में लेके स्टोरीज को लेके बैठता था कि भाई अब जब शांत माहौल है तो लिख सकता हूँ। तो मेनली देखा जाए तो चैलेंज मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट था, कि मैं टाइम मैनेजमेंट मुझे थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा था। तो उसको थोड़ा शेड्यूल में लाना वो काफी चैलेंजिंग था, कि भाई अब मुझे कॉलेज भी करना है, मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन भी करना है, मुझे बुक को भी लेके साथ चलना है। एक टाइम मैनेजमेंट एक पॉइंट था जो मुझे पर्सनली डिफिकल्ट लगा, बाकी वैसे तो कोई चैलेंजेस फेस नहीं किया मैंने, बहुत अपार्ट अच्छा। फ्रॉम टाइम टाइम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, या एग्ज़ैक्टली। तो अ, जब आप जब ये रीडर्स आपकी बुक पढ़ेंगे, रीडर्स इस बुक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? या फिर इस बुक में वो क्या ऐसे नया कुछ देख पाएँगे? देखो, इसका एक नॉर्मल सा सिंपल आंसर है, लेकिन अब मेनली डिपेंड करता है पर्सपेक्टिव पे, आप किस पर्सपेक्टिव से बुक पढ़ रहे हो। लेकिन जिस पर्सपेक्टिव को मैंने ध्यान में रख के बुक को लिखा है, तो एक ही है कि मतलब आपको इस टाइम पे बुक के अंदर मॉडर्निटी और माइथोलॉजी दोनों का मिक्सचर मिलेगा। और जो मतलब आपको है ना, टाइमलाइन में आपको बैक भी ले जाएगा, आपको वापस टाइमलाइन में वापस भी लेके आएगा, कि आप पीछे जा रहे हो, आप प्रेजेंट में भी आ रहे हो। या तो एक जो मिक्सचर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रीडर्स को इसमें से मिलेगा, क्योंकि 5 कैरेक्टर ऐसा है जो आज प्रेजेंट का है, लेकिन जो ओल्ड मैन है अश्वत्थामा, वो या माइथोलॉजी मतलब काफी अलग युग से आया है। तो दोनों को बैलेंस करके चलना एक, मुझे लगता है कि ये चीज और रीडर्स को मिलेगी कि दोनों चीज मतलब एक जगह पे आपको अलग अलग रीड नहीं करना पड़ा, आपको ट्रांजिशन में तकलीफ नहीं होगी, आपको एक कैरेक्टर फ्लो स्टोरी फ्लो मिल जाएगा, दोनों चीजें। एग्ज़ैक्टली। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आई एम श्योर के रीडर्स इसमें से आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी बहुत लोग ऐसे भी होंगे कि भाई आगे क्या है करके भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है सर। अगर आप पार्थ होते, तो क्या आप वो टेम्पल्स एक्सप्लोर करते, या फिर जो वो ड्रीम्स है उसको इग्नोर कर देते? सर, इसका एक बेसिक आंसर है कि जो जितने भी कैरेक्टर्स है मेरी स्टोरी में, आप वीर को ले लो, पार्थ को ले लो, वो कहीं ना मेरा रिफ्लेक्शन है मेरी स्टोरीज का, जो मुझे लगता है कि मैं इस चीज को मैं बिलोंग करता हूँ। तो पार्थ एक वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर जो मेरे खुद को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्टिंग माई सेल्फ। तो अगर मुझे चांस मिले तो आई वुड लव टू एक्सप्लोर दम टेम्पल्स, और मैं इग्नोर नहीं करूंगा ड्रीम्स वगैरह। अगर मुझे चांस मिलता है तो आई विल श्योर एक्सप्लोर इट।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम भी आशा करते हैं अगर हमें भी ऐसा कोई चांस मिले तो हम भी आपके साथ वो एडवेंचर पे चले। हाँ हाँ हाँ, श्योर श्योर। तो ये स्टोरी जैसे आपने कहा कि ये एक मिक्सचर ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड माइथोलॉजी है, तो यह बाहर दुनिया में हाँ ये भी एक डिबेट है कि भाई महाभारत और रामायण जो ये हमारे हिंदू कल्चर की जो स्टोरीज हैं वो मिथ हाँ है या सच है, तो इस पे आपका क्या कहना है? हाँ। इसका तो डिबेटेबल आंसर है तो सर, बट सिर्फ पर्सपेक्टिव की बात है। आप मानो तो कंकर में भी शंकर है, और अगर ना मानो तो भी। लेकिन आप ये सोचो, आपके मेरे बात करने से प्रूफ तो नहीं हो जाएगा। लेकिन आप वो सोचो, अगर जिसने, जो नहीं मानते कि भाई ये रियल नहीं है, ये सिर्फ माइथोलॉजी फिक्शन है, तो सोचो जो राइटर होगा उसने वो कितना टॉप लेवल राइटर होगा, जिसने स्टोरीज लिख के लोगों को धर्म बना दिया। ये जो नॉन बिलीवर उनके लिए क्वेश्चन होता है कि जो राइटर होगा वो कितना, मतलब कमाल का होगा, जिसने इन स्टोरीज को जिंदगी में लाके इसे मतलब रिलीजन का फॉर्म दे दिया। बट पर्सनली मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जिस मेरी नर्चरिंग हुई, मैं तो बिलीव करता हूँ कि ये चीज है। और कहीं ना कहीं ये चीज एक ये मैटर ऑफ बिलीफ भी है। आप मानो तो आपके लिए, ना मानो तो नहीं है। बहुत अच्छे सर। तो बेसिकली हम तो यही कहेंगे, अगर जो आप बिलीव करते हो तो कुछ भी है, सब कुछ है। अगर जो आप बिलीव नहीं करते हो तो कुछ भी नहीं। हाँ एग्जैक्टली। तो आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है अश्वत्थामा के ऊपर, जो मेन फोकस पॉइंट है इस स्टोरी का। तो अश्वत्थामा हाँ ये एक ऐसा कैरेक्टर है महाभारत में जो नॉ उतना फेमस नहीं है, और मोस्टली इसको एक विलन का रोल पोर्ट्रे किया है उसको। तो हाँ, उल्टे किया गया है। तो आप अ, उस रोल से रीडर्स क्या सीख सकते हैं? देखो, फर्स्ट चीज तो मैं आपको बता दूं कि विलन पोर्ट्रे होने में, विलन होने में काफी डिफरेंस है। बहुत फर्क जिसको मैं रहता है। आपको कैसे समझाऊं कि थोड़ा बैक ऑफ द टाइम चलते हैं हम, त्रेता युग में, जहाँ पे रावण के लिए भगवान वासुदेव ने जन्म लिया था, विष्णु जी ने। अब लोग बोलते हैं कि उसकी एक ही गलती थी, उसने सीता माता का हरण किया था, लेकिन ये गलत, उसने 660 गलतियां की थी, पाप किए थे। तो कहीं ना कहीं तो उसका पाप का घड़ा भर रहा था। तो उसके लिए जब उसका थ्रेशोल्ड पार हो गया, तब भगवान ने जन्म लेकर उसका वध किया। और सिमिलरली अब कंस को भी देखो, कहीं ना कहीं उसने गलतियां की थी, पाप करता गया, तब जाके उसको भगवान ने जन्म लेके वध किया उसका। लेकिन आप अश्वत्थामा की स्टोरी आप उठा के देख लो, आपको बैक स्टोरी में अश्वत्थामा का एक भी ऐसा अधर्म नहीं मिलेगा जहाँ पे उसने अधर्म का साथ दिया हो। तो ये एक रॉन्ग मैसेज है कि भाई अश्वत्थामा एक विलन है, लेकिन पोर्ट्रे करते हैं विलन होने, पोर्ट्रे में ये एक फर्क है। और आपका जो क्वेश्चन था कि क्या मतलब मुझे फैसिनेटिंग लगा उसके बारे में, कि मतलब उसने जो चीज की वो रिवेंज के लिए की थी, कि जो उसके साथ, उसके फादर के साथ जो चीटिंग हुई थी, तो वो उसे हर्ट किया था। वो काइंड ऑफ देखा जाए तो गलत भी था, मतलब रूल्स ऑफ वॉर के हिसाब से ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब भगवान ने किया तो आज लोग मतलब इग्नोर कर जाते हैं। तो वही चीज उसने की, तो वो उसे कर्ज दिया गया, जो कि गलत भी था काफी हद तक। उसकी दुश्मनी अर्जुन के साथ थी, तो उसने उसके आगे वाली जनरेशन पे वार कर दिया था। बट हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों इक्वली थे, बैलेंस था वो चीज, मतलब उसने भी पाप किया, उन्होंने भी पाप किया। बट अब भगवान ने उसे चिरंजीवी रख के गया, तो भगवान ने कुछ सोच समझ के चिरंजीवी रखा होगा उसको, कि कहीं ना कहीं भगवान को उसकी एग्जैक्टली। जरूरत होने वाली होगी आगे वाले टाइम में। बहुत अच्छा लगा सर ये आपका द वे ऑफ पुटिंग आउट।
बहुत ही अच्छा अच्छे तरीके से आपने ये बताया। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको, आपने जैसे बताया कि 7 चिरंजीवी हैं, तो अगर आपको इनमें से रियल लाइफ में किसी को अगर मिलने का मौका मिले, तो वो कौन होंगे और उन्हीं से मिलने के पीछे की वजह क्या होगी? कि मेरे पर्सनल फेवरेबल दो हैं जो मुझे लगता है कि मैं अगर चांस दूं तो मिलना चाहूंगा। एक तो हनुमान जी, और सेकंड ऑब्वियस आंसर है कि भाई उनको मिलना है सबका। बैक ऑफ द माइंड सबका ड्रीम चलता है कि काश एक बार हनुमान जी दिख जाए, क्योंकि उनकी इतनी स्टोरीज है जो उनके मिरेकल से आज भी लोग एक्सपीरियंस करते हैं। या उसमें तो नो डाउट मैं उनको मिलना चाहूंगा। और सेकंड है वेद व्यास जी। सेकंड है वेद व्यास जी। जी, अब उनका मिलने का रीजन ये है क्योंकि एज अ राइटर जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि आप जितना सोचते हो और जितना इमेजिन करते हो आप उतना ही पेपर पे लेके नहीं आ पाते हो। आप उतना पूरा थॉट आपका ऑन द पेपर नहीं एग्जैक्ट आ पाता है। और आप एग्जैक्टली जितना कहानी देखते हो उतना लिख नहीं पाते हो। तो हाँ हाँ, अगर मैं उनसे मिलूंगा तो एक चीज तो उनसे पक्का पूछूंगा कि ऐसा क्या क्या था जो आपने देखा है लेकिन आपने उसमें लिखा नहीं महाभारत में। लिखा नहीं। तो एक मेरे लिए क्वेश्चन है कि हाँ, जो उनके उनके पर्सपेक्टिव से उन्होंने देखा बट उन्होंने जानबूझकर महाभारत में इंक्लूड नहीं किया। सही है। तो एक चीज मुझे अभी फैसिनेटिंग लगती है कि ऐसा कुछ तो हुआ ही होगा जो उन्होंने नहीं मतलब मिस किया होगा। डॉक्यूमेंट किया होगा अपनी बुक में, महाभारत में। हाँ, पर इंटेंशनली बोल सकते हैं या फिर बाई चांस मिस हुआ हो, जो उन्होंने मिस किया हो वो मुझे जानना है एक बार। तो एक रीजन उनसे मिलना चाहूंगा मैं। बहुत बढ़िया सर, ये बात सुन के कहीं ना कहीं हमको भी अभी क्यूरोसिटी जाग रही है कि भाई ये जो हमारे पास है, जो ग्रंथ हमारे हाथ में है, वो तो चलो डॉक्यूमेंट हो गए, हाँ। पर जब ये डॉक्यूमेंट हो रहे थे तब कौन कौन से इवेंट ऐसे थे कि भाई वो मिस आउट हो गए? हम्म। अभी सर मेरे पास एक स्टोरी है, अगर आप चाहे तो मैं सुना सकता हूँ आपको, जो जरूर जरूर काफी जरूर मतलब सर। अननोन है। आपने घटोत्कच का नाम तो सुना होगा। जी हाँ। भीम के पुत्र थे घटोत्कच। भीम तो का। उनका भी एक पुत्र था जो राक्षस पुत्र था, बर्बरी। बर्बरी का आपने शायद नाम ओके। सुना हो ना सुना हो, मुझे आइडिया नहीं है। बट ऐसा माना जाता है कि उसका महाभारत में उतना उल्लेख नहीं उसका, लेकिन वो एक ऐसा वॉरियर था जब सेवेंथ डे पे पांडव हारने लगे थे तो घटोत्कच का वध हो गया था 8th डे पे। तब बर्बरी की माँ बोलती है कि तुम्हारे फादर की डेथ हो गई तो तुम्हें युद्ध में जाना पड़ेगा। अब बर्बरी के एक ऐसा वॉरियर था जिसे सरस्वती माता से वरदान था कि उसके पास 3 बाण थे। तो वो 3 बाण ऐसे थे कि वो 3 बाण पूरा युद्ध खत्म कर देता। तो उसके लिए 3 मोमेंट का सवाल था कि अगर 3 मोमेंट दे देता तो वो पूरा युद्ध खत्म कर देता। बट कंडीशन ये थी कि उसने इस कंडीशन पे वरदान लिया था कि जो पक्ष कमजोर होगा उसकी तरफ से लड़ेगा वो। तो जब वो पाताल लोक से बाहर आने के लिए चलता है तो कृष्ण जी को पता चलता है कि अगर ये बाहर आ गया तो पहले कौरव पांडव की तरफ से लड़ेगा तो कौरव कमजोर होंगे, फिर कौरव की तरफ से लड़ेगा पांडव कमजोर होंगे। तो एक लूप चालू हो जाएगा, लूप खत्म ही नहीं होगा। तो वो अपनी चालाकी दिखाते कृष्ण जी उसके पास जाते बोले कि तू अगर मेरा भक्त है तो मुझे तो अपना सर काट के दे दे। तो उन्होंने उसका सर मतलब इतना मानते थे उनको, उसने अपना सर काट के दे दिया। बट कंडीशन मांगते हैं कि अगर मैं अपना सर काट के दे रहा हूँ तो मुझे एक वरदान चाहिए। तो बोलते हैं कि क्या वरदान चाहिए, मुझे मुझे पूरा महाभारत देखना है। तो उन्होंने वरदान दिया कि जैसे तेरा सर कटेगा तो वो सर मैं क्या बोलते हैं बैटल फील्ड के सबसे टॉप पीक पे रख दूंगा, मतलब तुझे वहां से पूरा युद्ध दिखेगा। तो वहां से पूरा युद्ध देखते हैं। और वो आज के टाइम पे आपने नाम सुना होगा खाटू श्याम, जयपुर में जी हाँ। भगवान है वो। आज के टाइम पे हम उन्हें पूछते हैं और वो राक्षस है बर्बरी, उसका नाम खाटू श्याम है। उसको भगवान ने वरदान दिया था कि तूने मेरे लिए बलिदान दिया तो आगे जाके तू मेरे नाम से प्रसिद्ध होगा। और ये स्टोरी अपने कल्चर में ज्यादा डिटेल दी नहीं गई है।
ये बाय रिसर्च टाइम मुझे पता चला था कि ये भी एक अनसंग हीरो है, जिसको ज्यादा किसी ने मतलब दिखाया नहीं गया। ये जब ऐसे बैकहैंड स्टोरीज जब हम सुनते हैं या फिर जब हम पढ़ते हैं तो वो एक क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है कि भाई ऐसे और भी कितने किस्से होंगे जो मेन सबके सामने नहीं आए। हाँ, काफी किस्से जो हम मतलब जान ही नहीं पाएंगे ये चीज भी हुई थी। हाँ, मोटा मोटा पता है कि युद्ध हुआ था, 18 दिन चला था, ये जीते थे, ये हारे थे। बट बेसिकली सबको ऊपर ऊपर को नॉलेज है, किसी ने डीप डाइव किया ही नहीं इस चीज में। और आज के टाइम पे इसका टाइम भी है नहीं किसी के पास, कोई अपना अलग से शेड्यूल से टाइम निकाल के चीज पढ़े। एग्जैक्टली। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही डिफरेंट जेनरे है जिसमें आपने अटेम्प्ट किया है लिखने का। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आप ये माइथोलॉजी और मॉडर्निज्म जब आप मिक्सअप करके ये लिख रहे थे तो आपको ये जन इस जर्नी में राइटिंग की जर्नी में स्टोरी की राइटिंग की जर्नी में क्या क्या आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ा ये दो जेनरे को मिक्स करके लिखते हुए। देखो, मॉडर्निटी को जो बुक पे लाना काफी इजी था, क्योंकि वो तो मैं खुद जी रहा हूँ, मुझे अपने सराउंडिंग में दिख रहा है क्या चीज हो रही है। लेकिन माइथोलॉजी की इसमें लेके आना और उसमें से अश्वत्थामा की कहानियों को ढूंढना, क्योंकि आप किसी भी किताब को उठा के देख लो अपने हिंदू स्क्रिप्चर्स को, आपको अश्वत्थामा के बारे में ज्यादा डिटेल कोई बताएगा नहीं। तो ज्यादा स्टोरीज वो एक पार्ट था कि जो काफी मुश्किल था उसकी स्टोरी, रियल स्टोरीज को ढूंढ कर लाना। और सेकेंड चीज थी कि अगर मैं ढूंढ के लेके भी आ रहा हूँ तो उसे मॉडर्निटी के साथ मर्ज कैसे करूँ कि आपको ऑन रीडिंग एक्सपीरियंस आपका बिगड़े ना। आपको ऐसे लगना नहीं चाहिए कि आप कभी तो मॉडर्निटी पढ़ रहे थे, मैथोलॉजी चले जा रहे हो। तो वो एक बैलेंस करना एक डिफिकल्टी, वो मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगा। बट जैसे जैसे लिखता गया, फ्लो बनता गया, तो वो पता नहीं चला कि मैंने राइट डाउन कर दिया सब चीजें। ओके। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर। तो क्या आपको लगता है कि ये जो 7 चिरंजीवी हैं, वो आज भी इस वर्ल्ड में हैं और वो हमको देख रहे हैं? ये अगर चिरंजीवी है तो उनका वर्ल्ड में होना तो जायज है। अब वो देख रहे ना देख रहे, वो एक डिबेटेबल बात हो सकती है। लेकिन हाँ, वो अभी भी हम हमारे बीच ही है। हम जैसे कि हनुमान जी की काफी स्टोरी सामने आती है कि वो एक कैलाश पर्वत में ज्ञानगंज जगह है, आपने सुना होगा, अक्षय गुप्ता के मुख से, जहाँ पे जो चीज अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से मतलब एक्सचेंज हो रही, वो उधर जाके प्रिजर्व हो रही है। तो बोलते हैं उधर का लीडर हनुमान जी को मतलब माना गया है। तो एक वो है अश्वत्थामा का, वो एक किला है बाहर बुरहानपुर में, असीरगढ़ पे, जहाँ पे मंदिर है शिव जी का। वो बोलते हैं कि अश्वत्थामा आज भी 3 बजे आके वहाँ पे पूजा करता है। एक वो रीजन है। और बाकी काफी सारे ऐसे जो बाकी के 5 चिरंजीवी हैं, वो भी कहीं ना कहीं तो हमारे बीच ही होंगे, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पा रहे होंगे। वो बोलते हैं ना कि आपको एक प्योर सोल को देखने के लिए प्योरिटी होनी चाहिए आपके अंदर। और जो मुझे लगता है आज के टाइम में वो प्योरिटी काफी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई है। तो उन्हें पहचान पाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा होगा। वो तो है। तो अ, आगे बढ़ते हैं। ये जो 7 चिरंजीवी हैं, ये इनमें से आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन लगते हैं और क्यों? पहले तो अश्वत्थामा, क्योंकि उनका ये जो कर्ज था, जो उनको मतलब जिस तरीके वो स्टोरी बनी है उनकी, एक तो वो है। और एक है राक्षस राज बलि, जो फर्स्ट इमॉर्टल है सतयुग के। वो भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं, क्योंकि उनकी स्टोरी भी मतलब अनसंग है, क्योंकि ज्यादा किसी को बताया नहीं गया है। हम्म। और ऑब्वियसली वेद व्यास जी। ये तीन चीज, तीन है जो मुझे फैसिनेटिंग लगते हैं।
अब आते हैं अपने ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इंटरव्यू। तो द अपकमिंग ऑथर्स, या फिर जो हम कहें कि भाई नए ऑथर्स हैं, या जिनको ऑथर बनना है, उनके लिए आप क्या उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? उनको एडवाइस तो मतलब मैं इतना भी प्रोफेशनल नहीं हो कि मैं आपको एडवाइस दे सकूं, बट एक चीज जो मैंने पर्सनली फॉलो की थी कि एक्शन तुरंत लेना चाहिए। अगर आपके माइंड से ना, स्टार्ट एक्शन, टेक एक्शन, जस्ट इतना जो मैंने फॉलो किया था। जहाँ पे अगर आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया तो वो चीज कहीं ना कहीं तो आपको इवेंचुअली लेके पहुंच ही जाएगी। जैसे कि मैंने एक 2 पेज पे स्टार्ट किया था, ऐसे रैंडमली स्क्रिबल करते करते, तो वो एक चीज बुक तक पहुंच गई। तो आई गारंटीड कि आपकी कहीं कोई शुरू करोगे तो वो चीज कहीं ना कहीं तो जाके एंड होगी। वो तो सही है। बहुत बढ़िया सर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। और बहुत सी क्यूरियोसिटी अभी हमें भी आ रही है कि भाई इतना जो है ऑलरेडी, ये छोड़ के और क्या क्या हो सकता है। तो we will be looking forward for your next parts and will be very curious to read too, and hope you get ओके, all थैंक the यू सर, थैंक success in your life. यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much for sir for being with us, for giving us your valuable time. तो मिलते हैं आपकी अगली बुक के साथ। श्योर श्योर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।